हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 9 है ये। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जो दूसरा टॉपिक होगा वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम पढ़ेंगे गॉसेज लॉ या गॉसेज थ्योरम मैं कहूँ। तो उस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी लंबा टॉपिक चलेगा वो, जिसमें हम गॉसेज एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना अच्छे से। ठीक है, ये जो दो टॉपिक आप देख रहे हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। दोनों टॉपिक काम आएंगे गॉसेज लॉ पढ़ने के लिए। शुरू करेंगे इस बात से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा, इससे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इससे पहले आप वो वाला वीडियो देखिएगा, इसके बाद आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो इमेजिनरी लाइन थी, जो किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स क्या है। ये बहुत टफ नहीं है। बहुत सारी लाइंस को एक साथ बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, जैसा आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, किसी एरिया से एक नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो इस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिस तरह हम लाइट की बात करें, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक रे होती है और एक बीम होती है। बहुत सारी रेज ऑफ लाइट को हम बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट। उसी तरह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रही हैं। इसको एक साथ बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसी सरफेस एरिया की डायरेक्शन की। अभी क्योंकि हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, किसी सरफेस एरिया की डायरेक्शन कहाँ होती है। तो ये बात आप सबसे पहले समझिए कि किसी सरफेस की, एक प्लेन की, ये प्लेन है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आप हमेशा याद रखेंगे कि सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो उसके परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये प्लेन एक्स वाई में है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस जेड डायरेक्शन में होगी। क्योंकि एक्स वाई प्लेन में अगर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड होगी, वो जेड डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले की। हमने बोला किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, हमने पूरे एक एरिया को एक साथ कंसीडर नहीं किया। हमने बोला कि हम एरिया को, देखिए सरफेस कैसा भी हो सकता है, ऐसा हो, तो इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड किया। जो सब पार्ट कितने सरफेस एरिया के बोले हमने, हमने बोला डी। अब ये सारे डी ए सरफेस एरिया के पार्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रहा है सारे एलिमेंट से। देखिए ये सरफेस एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अभी आप फार्मूले पे ध्यान दीजिए, हमने बोला किसी एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ठीक है। अब हमने क्या किया है, अगर हम सारे जो स्मॉल एलिमेंट अभी अभी मैंने आपको दिखाए थे उन सबको हम ऐड करेंगे, और आपको पता है जब कंटीन्यूअस कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है ये बात। चलिए, तो हमने ये इंटीग्रेशन का साइन यूज़ किया है। अब फील्ड लाइंस को कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगी। ठीक है, और साथ में हमने लिखा डी। और अगर आप देखें तो दोनों हमने लिखे हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि सरफेस के जो एरिया की डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, अब जब डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपने अगर डॉट प्रोडक्ट सीखा है अच्छे से 11th क्लास में, तो आपको पता होगा ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह हमने लिखा ई डी ए कॉस थीटा, साथ में उसका इंटीग्रेशन है, क्योंकि अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ही हमको जो टोटल सरफेस है उस टोटल सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो सरफेस आप देख रहे हैं इसकी। अब ये सरफेस नीचे रखा हुआ है प्लेन में, मैं कहूँ कि ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी वाई में, ये वाली ए, और फील्ड की डायरेक्शन है ये। दोनों में एंगल है 90। ठीक है, अब क्योंकि एंगल 90 है और कॉस 90 होता है 0, मतलब इस कंडीशन में इस सरफेस एरिया से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखो दो डायग्राम मैंने आपको दिखाए, ये जो पहला डायग्राम था इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम थी, मतलब जो एंगल था वो 0 था। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं। इस चीज़ को अगर आप और अच्छे से समझना चाहें तो मैं आपको बोलूँगा कि एक रिंग है और यहाँ से वाटर का फ्लो है। तो जब ये रिंग ऐसे है तो मैक्सिमम वाटर इस रिंग से पास होगा, और इस रिंग को अगर आप ऐसे रख दें एक्स जेड प्लेन में तो आप देखेंगे कि इसके एरिया से कोई पास नहीं होगा इधर से। अगर वाटर इधर से आ रहा है लेफ्ट साइड टू राइट साइड, तो आप देखेंगे कि इस रिंग से कोई भी वाटर पास नहीं किया। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस के एरिया जो वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है, इस बात पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने की है वो ये है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो सरफेस एरिया के डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ना कि सरफेस कितना एंगल बनाता है। ध्यान से सुनिए वापस से। अभी हमने रेक्टेंगुलर सरफेस लिया था, ये रेक्टेंगुलर सरफेस कितना एंगल बना रहा है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये नहीं बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इसकी जो डायरेक्शन होगी जो जेड प्लेन में होगी आउटवर्ड, वो कितना एंगल बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल होगा वो। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बात से आपको पता लगेगा कि न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सरफेस के साथ डायरेक्शन नहीं देखनी, सरफेस की डायरेक्शन के साथ एंगल देखना है। ठीक है ये बात, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको ये बात समझ आएगी। इस डायग्राम को देखिए, देखिए सरफेस तो इतना एंगल बना रहा है, अगर मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस का एंगल देखता तो इतना था, लेकिन हमको किसका एंगल देखना है, सरफेस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है।
ठीक है। अब क्योंकि सरफेस की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, ये बात आप समझ पा रहे हैं इस बार? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कितना एंगल बना रही है, मान लीजिए थीटा, तो हम फाई लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये सरफेस एरिया है। ये छोटा सा जो देखिए जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आप देख रहे हैं वो एरिया एलिमेंट है, और इस एरिया एलिमेंट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिलेगा। इस रेक्टेंगुलर जो आप सरफेस देख रहे हैं इससे पास होने वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये फार्मूला कैसे लिखा गया है। फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस एरिया है। अब सरफेस एरिया कितना एंगल बनाता है, अभी अभी मैंने आपको वाटर और रिंग का एग्जांपल दिया। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी। जैसे जैसे इस डायरेक्शन ऐसे आप इसको रखते जाएंगे, अगर इस शीट को आपने, मैं देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप शीट को ऐसे रख दिए, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, जो 90 डिग्री का एंगल हमने अभी बनाया था। ठीक है ये बात। तो तीन बातों पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स: डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, सरफेस एरिया कितना है सरफेस का, और थीटा एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस की डायरेक्शन के साथ। सरफेस की बात नहीं कर रहे, सरफेस कितना एंगल बना रहा है, सरफेस की डायरेक्शन कितना एंगल बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसकी बात हो रही है। ठीक है ये बात, हमने अभी तक फार्मूला लिख लिया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट और डायमेंशन की। अब क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है, अगर आपने मेरी वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा था F/Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, मतलब यूनिट क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये है सरफेस एरिया, ds लिखा हुआ, अभी अभी हमने da लिखा हुआ था, आप s लिख सकते हैं, da लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, लाइन को एक साथ मिला, तो ये इसकी हुई यूनिट। अब बात करते हैं डायमेंशन की। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये M1L1T-2, यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हो तो भी पावर 1 होती है। ठीक है ये बात। अब देखिए इसके बाद ये L² लिखा हुआ है, किसके लिए, मीटर स्क्वायर के लिए, और ये है कूलम का इनवर्स, जिसकी जगह लिखा है A1T1 और पावर -1। अगर आपको नहीं पता A1T1 कैसे लिखा हुआ है तो आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था और उसकी यूनिट्स बताई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है ये बात। तो इन सब को जब हम एक साथ में लिखेंगे तो हम देखेंगे कि हमको ये डायमेंशन मिलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है ये बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गॉसेस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के लिए ये हम चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं और इस चटनी को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा गॉसेस थ्योरम पढ़ने से। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फार्मूले से डिराइव करते थे उसको हम चुटकी में डिराइव करेंगे, बहुत आसानी से हमको पता लगेगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कोई। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं। अगर कोई सरफेस क्लोज्ड है तो आप याद रखिए क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आउट हो रहा है उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, और जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, इस डायग्राम से अगर आप नहीं समझ पाते, देखिए मैं अगर बात बोलूं तो ये जो दो डायरेक्शन है आप इनको देखोगे
तो ये कहीं ना कहीं कॉस की पॉजिटिव वैल्यू देंगी। देखिए इसमें डायरेक्शन है कहीं ना, मैंने क्या बोला, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसी सरफेस की, अगर सरफेस क्लोज है तो क्लोज सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। तो देखिए यहाँ ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉ किया गया है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ पे याद रखेंगे क्लोज सरफेस की डायरेक्शन कैसे बतानी है, सरफेस के आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इससे आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, इससे आप समझ पाएंगे। अब देखिए ये जो प्लेन है इसकी जब आप डायरेक्शन बताएंगे तो आप डायरेक्शन बोलेंगे ये एकदम अपोजिट। अब क्योंकि कॉस का एंगल अपोजिट होगा तो 180 होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, मतलब ये कॉस की नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसीलिए हमको इनवर्ड फ्लक्स, जो फ्लक्स एंटर कर रहा है उसको हमको लेना है नेगेटिव, और जो आउट है उसको लेना है पॉजिटिव। ये है नेगेटिव फ्लक्स और ये है पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। किसी बॉडी का या किसी सरफेस का जो चार्ज होगा वो ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट हो, कहीं 1 कूलम हो, कहीं 2 कूलम हो, कहीं 3 कूलम हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी बॉडी का चार्ज रेगुलर हो सकता है, कंटीन्यूअस हो सकता है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये कोई रॉड है तो ज़रूरी नहीं यहाँ 1 कूलम हो, यहाँ 2 कूलम हो, यहाँ कुछ और चार्ज हो। कैसा हो सकता है? कंटीन्यूअस। आप जैसे जैसे इस सरफेस को देखते जाएंगे वैसे वैसे इस पूरे सरफेस पर चार्ज होगा। इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? कंटीन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं है सब जगह जहां आप देखेंगे, जैसे जैसे कोई भी सरफेस का पार्ट लें। तो इस केस में हमको क्या करना होगा? इस केस में मैं आपको बोलता हूं, अभी देखिए वापस चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए क्या लिखा है। हम क्या करेंगे, चार्ज को इनफाइनाइट एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे अभी अभी मैं एरिया वेक्टर को, ये मान लीजिए सरफेस था, सब पर चार्ज है, तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है बहुत अच्छे से तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इस टोटल सरफेस एरिया को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में, एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और हर एरिया एलिमेंट का जो चार्ज है वो कितना है? dq है। मतलब इसके टोटल चार्ज को हमने चार्ज एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जितने भी एलिमेंट हैं सबका चार्ज कितना है? dq है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, और ये जो dq है ये है पॉइंट साइज का। ठीक है, अब पॉइंट साइज का जो चार्ज है उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा करते थे? ये फॉर्मूला होता था KQ/R²। ठीक है, अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्ट का है इसलिए हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। ठीक है, देखिए ये था सरफेस, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, और एवरी पार्ट का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना है? dq है। ठीक है, अब एक पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है? d, जो हमने अभी अभी लिखा फॉर्मूले से, सिंपली जो अभी तक सीखा हमने, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ये बात। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? हम सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जितने चार्ज एलिमेंट थे स्मॉल, उन सारे चार्ज एलिमेंट को ऐड किया जाएगा,
ऐड कौन करेगा? ऐड इंटीग्रेशन करेगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी जब हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन करेंगे, वहाँ हम इन बातों को यूज़ करेंगे। ठीक है ये बात। और ये जितनी डायरेक्शन में हो सकता है पॉसिबल, उन सारे डायरेक्शंस को फिर ऐड किया जाएगा। अगर जेड डायरेक्शन में है तो यहाँ जेड भी ऐड होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस कैसा कैसा हो सकता है। सरफेस हो सकता है या जो बॉडी है वो एक लाइन एलिमेंट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा से। ठीक है, ये कोई थिन कंडक्टर है, एक लेंथ है इसकी। हमने क्या बोला, किसी स्मॉल dx लेंथ का जो चार्ज है वो dq है। ठीक है, तो देखिए लैम्डा क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसकी यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है, ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे dq अपॉन dx। अगर यूनिट लिखेंगे तो dq चार्ज की यूनिट होती है कूलम, dx एक लेंथ है, यूनिट होती है मीटर। तो कूलम अपॉन मीटर इसकी यूनिट है। अब क्योंकि हमारा काम होगा चार्ज का, तो हम चार्ज कैसे लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx। तो जब चार्ज की हमें रिक्वायरमेंट होगी किसी लाइन एलिमेंट के लिए, अगर कंडक्टर लीनियर है तो हम लेंगे लैम्डा इंटू dx और इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि dx एक स्मॉल पार्ट है लाइन का। ठीक है, सेकंड जो है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर बॉडी 2D शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप हो या कोई और शेप, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेक्टेंगुलर शेप की एक बॉडी यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, ये क्या है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और है क्या, सिमिलरली चार्ज पर यूनिट एरिया है। पिछली वाली थी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। लिखेंगे कैसे, dq चार्ज मान लीजिए एक स्मॉल पार्ट का है और उसका एरिया है कितना, dA। तो ऐसे लिखेंगे हम dq अपॉन dA, हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट लिखेंगे तो ये कूलाम चार्ज की यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। अगर हमको चार्ज जब कभी लिखना होगा dq तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी। और टोटल चार्ज निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दिया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसके बाद हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे, वहाँ इन सब का यूज़ होगा। तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरह से यूज़ कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर बॉडी 3D है, x है, y है, z है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी का कोई वॉल्यूम है। मान लीजिए किसी स्मॉल वॉल्यूम का जो चार्ज है वो dq है, छोटा सा पार्ट हमने कंसीडर किया जिसको चार्ज एलिमेंट बोला हमने, और उसका वॉल्यूम है dv। रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितना चार्ज है कितने वॉल्यूम में। इसी तरह से लिखेंगे मैथमेटिकली इसको। यूनिट लिखें तो चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। ठीक है, चार्ज लिखेंगे जब कभी तो हम लिखेंगे रो इंटू डी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने दो टॉपिक किए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, न्यूमेरिकल करने के लिए, गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पार्ट 10, जिसमें हम गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।